जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से आचार्य रीना शर्मा जी, जिनसे हम बहुत सारे जो प्रेडिक्शंस हैं उनको लेकर बात करेंगे और बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच अंबर फॉर हैविंग मी वंस अगेन एंड आपके सभी ऑडियंसेस को भी मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद रीना जी। कई सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले जो लेटेस्ट है उस पर मैं बात करना चाहूँगी। प्रधानमंत्री मोदी अभी इज़राइल गए हुए हैं और इज़राइल और भारत के अगर रिश्तों के बारे में हम बात करें कि जो नज़दीकियाँ हैं उसको लेकर जो भारत के और जो अरबी देश हैं उनकी अगर हम बात करें, क्योंकि मिडल ईस्ट में सिर्फ इज़राइल ही नहीं है, क्योंकि हमारे अरबी और जो देश हैं अरब ममालिक उनके साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। तो वो जो सुन्नी एक्सिस है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, किस तरह से उनका रिएक्शन आएगा? क्योंकि हमारी डिफेंस कॉर्पोरेशन और ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो उस सब के को लेकर आपको क्या नज़र आता है कि किस तरह से भारत और इज़राइल के नज़दीकियों को लेकर रिएक्शन इन लोग की तरफ से? देखिए अभी जो नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इजराइल गए हैं, जो जियोपॉलिटिकल है वो तो सबको पता है, सब न्यूज़ सुन रहे हैं, सबको पता है क्यों गए हैं। डिफेंस डील है, एआई डील है, म्यूचुअल डील है, लॉट्स ऑफ डील्स आर बीइंग साइंड एंड आई हैव ऑलवेज सेड ये वाला साल डील्स का भी है, मेटल्स का है और युद्ध का है। सो डील्स हो रही हैं, अग्रीमेंट्स हो रहे हैं। बट मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो ये एक बहुत ही जिसे मैं ऋणानु बंधन कहती हूँ, एक कार्मिक डेट है या एक कार्मिक कनेक्शन है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं, क्योंकि वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की पार्लियामेंट को एड्रेस किया है। आज तक पहले कोई नहीं गया। सो उनके थ्रू ही ये होना था, उनके लिए ही ये एक कार्मिक कनेक्शन बनना था। और ये कार्मिक कनेक्शन एक बेस बनेगा, एक रूट कॉज बनेगा फॉर जो ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जो कट्टरपंथी फैली हुई है मिडिल ईस्ट में। और जो आपने एक सुन्नी एक्सिस की बात की, उस कट्टरपंथी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने के लिए, या जो एक ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है, एक ग्लोबल ऑर्डर जो शिफ्ट हो रहा है, उस समय पे कोई परेशानियां ना आए, उसके लिए, उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो ये उस सिचुएशन को प्रिवेंट करेगा, जो कन्फ्लिक्ट्स हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन को, उनका वहां जाना प्रिवेंट करेगा। कहीं ना कहीं इस समय, जैसे मैंने पहले भी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बोला कि शनि जो हैं वो नेपच्यून के साथ मीन राशि में इस समय है। और वो एक जलीय जलीय राशि है, वाटरी साइन है। वाटरी साइन का मतलब है कि वो एक इमोशनल एनवायरनमेंट में है। एंड शनि इज गोइंग टू एंड समथिंग। क्या एंड करना है उनको? शनि बाउंड्रीज है और नेपच्यून वो डिसोल्यूशन ऑफ बाउंड्रीज है, उन बाउंड्रीज को मिटाना। तो कुछ ऐसी जो बाउंड्रीज इमेजिनरी, वर्चुअली, और जो मैन मेड बाउंड्रीज थी हमारे मानसिक तौर पे या फिर फिजिकल लेवल पे, वो सारी बाउंड्रीज मिटने का अब समय है। सो इसराइल के, मैंने भी पहले भी बोला था, इसराइल हमेशा लॉन्ग टर्म में आप देखेंगी कि भारत के साथ खड़ा है और भारत का एक बड़ा अच्छा मित्र, शुभचिंतक बन के खड़ा है। It's not just a buyer and seller relationship. It's way beyond, उससे बहुत ज्यादा है। और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं, या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अभी हम न्यूज में जो भी कुछ सुन रहे हैं या जो भी सब लोग सुन रहे हैं, उससे बहुत कुछ ज्यादा, बहुत कुछ बड़ा हो चुका है और हो रहा है बैक एंड पे। वो सब कुछ धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आगे आएगा, सामने आएगा। बहुत बड़ी एक चेस की जो एक चाल है वो चली जा रही है। और आपदा में से अवसर किस तरीके से निकालते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। और ये जो उनका मूव है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है। ये कोई एक ऐसा नॉर्मल मूव नहीं है कि हाँ वो एक डील करने के लिए गए हैं, विच इज, जो सुपरफिशियली सबको लग रहा है कि वो डील करने गए हैं, एक्चुअली इट्स वे बियॉन्ड दैट। आप देखेंगी अभी तक भारत बहुत सारे कंट्रीज पे डिपेंडेंट था, लेकिन इंटरनली धीरे धीरे अभी सब कुछ सरफेस पे आएगा। अभी सारे में आई विल नॉट स्पिल ऑल द बीन्स राइट नाउ ऑन दिस सेम पॉडकास्ट। बट आगे आगे आप देखेंगी कि जितने भी आपने कंट्रीज के नाम लिए, सऊदी अरेबिया है या पाकिस्तान है या टर्की है या और भी मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, वो सब एंड द यूरोपियन कंट्रीज विल बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इनफैक्ट वो डिपेंडेंट होने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। अब उनको लग रहा है कि हमारा काम नहीं चल सकता भारत के बिना।
आपने ये बहुत बड़ी बात कही है, और हम जियोपॉलिटिकली भी अगर इसको देखते हैं तो वो सारी चीजें हमें एक पावर शिफ्ट जो है वो नजर आ रहा है, जो ग्लोबल पावर इक्वेशन, जो आप चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर की बात करते थे, वो बदलते हुए नजर आ रहा है, और भारत का उसमें स्थान भी यहाँ पर क्लियर होता नजर आ रहा है। लेकिन हमने सऊदी, टर्की और इस सब की बात की, पाकिस्तान की, लेकिन हमने अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एस्केलेशन हो रहा है बिटवीन यूएस एंड ईरान, और उसमें इसराइल भी शामिल है, ये ट्राइब पार्टी हम एक कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। लेकिन इस सब में इन्वॉल्व भी कई सारे देश हैं। अगर ईरान से देखते हैं तो ईरान से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। तो इस सब के बीच में आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का क्या भविष्य नजर आता है, जो कॉन्फ्लिक्ट उभर रहा है? क्या देखिए क्या कहते ईरान, जी, हैं? ये जो अगले 3 महीने हैं, मार्च, अप्रैल एंड मई, ये मैंने पहले से कई कुछ पिछले कुछ समय से मैं बोल रही हूँ, ये बहुत 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 क्रूशियल और बहुत क्रिटिकल हैं फॉर ऑल दीज 3 कंट्रीज दैट यू हैव मेंशन्ड, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। और कुछ समय पहले तक ऐसा मैं बोलती थी कि नहीं, ईरान की सॉइल पे अभी अमेरिका अटैक नहीं करेगा। अ, इस समय भी ऐसा लगता है कि सिर्फ गीदड़ भभकी है, लेकिन आपस में जो इनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, आपस में ऑन द सुन्नी एक्सेस एंड ऑन दैट, वो जो एक कट्टरपंथी के ऊपर जो आपस में ही इनके क्लैशेस हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी वजह से बहुत जबरदस्त ब्लड शेड्स होने के चांसेस हैं, और कहीं ना कहीं रजीम फॉल होने के चांसेस हैं ईरान में तो। एंड ईरान में जो उसकी कुंडली है उसमें जो शुक्र है वो केतु के साथ अष्टम भाव में है। सो शुक्र का होना मतलब महिलाओं का, केतु मतलब ध्वज, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का फीमेल, जो वहां की फीमेल्स हैं वो कैटलिस्ट बनेंगी फॉर अ बिग ह्यूज चेंज इन ईरानियन रेजीम। और इसका मतलब ये है, क्योंकि ये वर्ष जो है कहीं ना कहीं हम विक्रमी संवत के हिसाब से जब देख रहे हैं, तो ये वर्ष डील्स का वर्ष है, मतलब जुपिटर आ रहे हैं तो पॉलिसीज बदलेंगी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो उनके लॉज और रूल्स हैं विमेन को लेके या विमेन राइट्स को लेके, उनमें मेजर बदलाव आएगा। और जून के बाद ईरानियन सॉइल पे जो औरतें हैं, जो विमेन हैं, उनके फेवर में चीजें होनी शुरू होंगी। बट सिचुएशन ऐसे ओवरनाइट बदलने वाली नहीं है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैव टेकन अप, वो रास्ता पकड़ लिया है सितारों ने, लेकिन ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, ये कुछ समय लगेगा। अराउंड लेट्स से 1.5 से 2 साल, अप्रोक्सीमेटली मिड 2028 तक कहीं हम जाके देखेंगे कि कुछ सॉलिड फ्रेमवर्क बना ईरान का। इन बिटवीन दिस टाइम तो बहुत ही खराब, जैसे इराक का हाल हुआ था उसी तरीके से वहां के जो देख रेख करने वाले हैं, जो राजा हैं, जो रूलर हैं, वो गायब हो जाएंगे, वो होंगे ही नहीं वहां देख रेख करने के लिए। सो एक तरीके से वो रजीम लॉस्ट या रजीम फॉल वाली सिचुएशन है। बिल्कुल। और इस सब में जो सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका नजर आती है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को लेकर और जिस तरह से बातचीत चल रही है दोनों ही देशों के बीच में न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को लेकर, अभी जिस तरह की प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज रही हैं उस सब को लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प, वो वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो जो पॉलिटिकल नजर आता है, उनकी जो फेम है, या फिर आप उनको ये कहें पॉपुलैरिटी से लेकर, जो बीच में लोगों के वो नीचे होता जा रहा है उनकी पार्टी का भी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो अपनी प्रेसिडेंसी कंप्लीट कर पाएंगे? क्या हालात रहेंगे मिड टर्म में अभी, क्योंकि मिड टर्म भी हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर? जी जी जी, लास्ट टाइम ऑल्सो आई थिंक वी टच्ड बेस ऑन दिस लिटिल बिट, लेकिन हमने कंक्लूड नहीं किया था तब। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो हाल है उनकी कुंडली के हिसाब से, और उनके जो प्लानिटरी दशाज अब चल रही हैं उसके हिसाब से, मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो सितंबर में इक्लिप्स आया था और जो अब 3 मार्च को इक्लिप्स आने वाला है, सो ये जो इक्लिप्सिस के बीच का समय था, आई सेड इट आई थिंक अराउंड अगस्त वगैरह में मैंने बोला था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे कि वो अपनी ही जनता, अपने ही जो उनके सिटीजन्स हैं, जो उनके कंट्री के, उन्हीं का फेथ कहीं ना कहीं तोड़ेंगे, उन्हीं का विश्वास तोड़ेंगे, उन्हीं की नजरों में नीचे गिरेंगे। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। क्योंकि जो उनके बहुत ही एरेटिक डिसीजंस रहे वो उनके अगेंस्ट रहे, प्लस क्योंकि उनका बृहस्पति वक्री है और इस समय भी बृहस्पति वक्री है, तो जो जो भी डिसीजंस उन्हें लिए उनको उन्हें वापस लेना पड़ेगा।
ही हैज टू फॉल बैक ऑन हिज वर्ड्स, अपने खुद के शब्द, अपने खुद के डील्स, अपने खुद के ट्रेड डील्स और अपने खुद के जो उन्होंने चीजें बोली गई हैं, ही विल हैव टू टेक इट बैक। बट एट द सेम टाइम जैसे ही ये जून आएगा और जून में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे और उनकी जुपिटर की दशा चल रही है, विच इज अगेन, जब वो पैदा हुए थे, जब उनका जन्म हुआ था, तब भी क्लिप्स था, तब भी जुपिटर वक्री था, तब भी जुपिटर अतिचारी था और अभी भी जुपिटर अतिचारी है। सो सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर एंड ही इज ऑन द क्रॉस रोड्स ऑलरेडी। सो जैसे ही जून आएगा उनका डाउनफॉल एक्चुअली में दिखना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट धीरे धीरे अभी हम सबके सामने आ ही रहा है कि डाउनफॉल तो हो ही रहा है। ही हैज ऑलरेडी लॉस्ट हिज नीश पोजीशन एंड पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग हिम। और जहां तक रही कि उनकी रेपुटेशन, तो जिस तरीके की फाइल्स खुल रही हैं, आई डोंट वांट टू नेम इट, सो वो उससे पता चल ही रहा है उनकी क्या रेपुटेशन है और कहाँ जा रही है। और अब धीरे धीरे तो मुझे लगता है जून के बाद तो कुछ ऐसा भी होने वाला है कि देयर विल बी सम लीगल ब्रीच और सम लीगल इन्वॉल्वमेंट वेयर हिज नेम विल कम एंड उनकी हेल्थ को भी थोड़ा खतरा है। सो बाय नवंबर 2026 इट विल बी, मतलब उनको खुद समझ आने लगेगा कि ही हैड डन समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग टू हिमसेल्फ एंड टू द कंट्री। और कंट्रीमैन जो हैं उनके, वो उनको एक बड़े ही बुरे सपने की तरह, नाइटमेयर की तरह याद रखेंगे इन द फ्यूचर। तो इन शॉर्ट, क्या जो मेरा सवाल था कि अपनी प्रेसिडेंसी पूरी कर पाएंगे या नहीं, ये टर्म उनकी पूरी होगी? नहीं नहीं नहीं, मिड अब मैं दोबारा वो अपना क्लीशे स्टेटमेंट बोलूंगी जो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आफ्टर मिड 2027 ट्रम्प विल बी हिस्ट्री, ही विल बी हिस्ट्री, ही विल नॉट बी देयर, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मतलब वही अराउंड उसी टाइम पे मिड टर्म भी होंगे, तब तक मतलब वो अपनी पोजीशन काफी उनकी कच्ची हो जाएगी तब तक, क्योंकि इस तरह के बिल्कुल पॉलिसीज बिल्कुल, वो उनकी जिस तरह की। रेपुटेशन दाव पे लगी हुई है, रेपुटेशन दाव पे लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, आपको लोगों का, मासेस का सपोर्ट मिलना चाहिए। जब आप लोगों की नजरों में ही गिर गए, तो आपके खुद के जो सिटीजन्स हैं, जो अमेरिकी लोग हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उस तरीके से इज्जत नहीं दे पाएंगे जैसे वो शायद उनको पास्ट में देते थे। जी बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि अमेरिका में डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो काफी डिससेटिस्फेक्शन लोगों के बीच में नजर आता है प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज को लेकर, चाहे आइस का जिस तरह से इन्फोर्समेंट होती है, या फिर टैरिफ पॉलिसीज की वजह से आप लोगों को जिस तरह का महंगाई और इस सब का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम महंगाई और इस सब को लेकर बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, और उसके पहले भी हम देख रहे हैं कि ऑनगोइंग 121 के आसपास ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, और ऐसे में फिर एक और कॉन्फ्लिक्ट अगर हमारे रीजन में होता है, तो आपको क्या लगता है कि हम या पूरे जो वर्ल्ड है एक बार फिर से कोई बड़ी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर सकता है, और या फिर कोई उसके बाद कोई बड़ा इकोनॉमिक रीसेट होगा? बिल्कुल, दिस होल टाइम इज अ रीसेट टाइम ओनली। द होल वर्ल्ड इज इन ऑन द रीसेट मशीन। जैसे हम टेलीफोन को, अपने मोबाइल फोन को रीसेट करते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं, सिमिलरली प्रकृति अपने आप को रीसेट कर रही है। द होल वर्ल्ड, दिस इज वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट। पूरी दुनिया हिली हुई है और पूरी दुनिया में शिफ्टिंग हो रही है, रीसेट हो रहा है। और इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ इट, वेदर इट्स सोशल रीसेट और इकोनॉमिकल रीसेट और पॉलिटिकल रीसेट, हर लेवल पे रीसेट है। सो डेफिनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, बिकॉज द प्लैनेटरी प्लेसमेंट विच वी सॉ सम टाइम इन 2008, जब रिसेशन का समय आया था, उस तरीके से मिलते जुलते कुछ ट्रांजिट्स हैं इस समय। बट रिसेशन इस समय, अब की बार जो रिसेशन आएगा, इट वोंट बी दैट बैड, उतना बुरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। और इस साल के एंड में, इनफैक्ट मिड अगस्त सितंबर के बाद, तो आई हैव सेड इट इन मल्टीपल वीडियोस की एक मार्केट क्रैश जैसा सिनारियो, एक सिचुएशन भी आने वाला है। एंड इवन दिस, जो ये अभी गोल्ड और सिल्वर का हुआ था, दिस वाज प्रेडिक्टेड बाय मी लॉन्ग टाइम बैक कि ऐसा एक फॉल आएगा, एक स्टीप फॉल आएगा, विच विल बी नॉट अंडरस्टूड, और जो कि एक्चुअली इट वाज अ मैन मेड फॉल। ये एकदम से कोई नेचुरल फॉल नहीं था, बट इट हैड टू कम। और बहुत नुकसान हुआ हमारे भारतीय भाइयों का भी, एंड अदरवाइज बहुत सारे लोगों का। सो उस तरीके का तो मैं नहीं देखती हूँ दोबारा स्टीप फॉल। बट हाँ, फ्लक्चुएशन, अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन विल बी देयर,
after mid of 2026. तो इन्वेस्टर्स जो गोल्ड और इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, मेटल्स को लेकर लोगों के बीच में काफी इंटरेस्ट बना रहता है, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड ही रहेगा या फिर और भी कुछ मेटल्स हो सकती हैं? किस तरह का सुझाव आप उनको देती हैं? देखिए जैसा मैंने हमेशा बोला 2026 इज द ईयर ऑफ मेटल्स। सो अभी भी जब आपको प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे, मैं खुद कह रही हूँ कि 2 मार्च को शुक्र उच्च के हो जाएंगे। जैसे ही शुक्र उच्च के होंगे, शुक्र को हम सिल्वर से कनेक्ट करते हैं और वेल्थ से कनेक्ट करते हैं, प्रोस्पैरिटी, वेल्थ, लग्जरी। सो सिल्वर डेफिनेटली राइज करेगा और प्रोस्पैरिटी वेल्थ गोल्ड से भी है। एंड ये साल भी जुपिटर का है 19 मार्च से जो आ रहा है। सो 19 मार्च से जुपिटर राजा बनेंगे इस वर्ष के अगले मार्च तक। तो गोल्ड और सिल्वर डेफिनेटली इज सेफ हेवन इवन नाउ। अभी भी लोगों को लग रहा होगा अरे इतना बढ़ गया, बट बिलीव मी ये और बढ़ेगा। बाय द एंड ऑफ रादर बाय द मिड ऑफ 2027 इट्स गोइंग टू समवेयर, मैं लोअर बेंचमार्क बता रही हूँ यहाँ पे, समवेयर 2.5 lakhs, और 2030 में 5 लाख टच करेगा। एंड whoever is going to buy gold now will thank me later. ये अच्छी बात है। गोल्ड वैसे भी हमारे भारतीय तो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं, महिलाएं हो या फिर कोई भी हो, थोड़े भी पैसे इकट्ठे हुए गोल्ड खरीद लेते हैं, चाहे छोटा मोटा ही कुछ बिकॉज क्यों ये ना ले। हमारे संस्कार है ना, ये हमारे ट्रेडिशंस है, हमारे जितने भी हमारे हाँ। बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने वो एक एक बीज बो दिया है कि किसी का कुछ अच्छा ओकेजन आ रहा है, कुछ मंगल कार्य हो रहा है, तो कुछ आप गोल्ड सिल्वर का दे दें। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर मेटल विच इज हिडन जेम जो सामने आएगा, विच इज कॉपर। क्यों आएगा? क्योंकि क्योंकि युद्धों का भी साल है, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं और एक एक मिसाइल में बहुत बहुत सारा सिल्वर यूज होता है। सो सिल्वर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो डिमांड एंड सप्लाई वाली जो चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से एक ऐसे मेटल को सामने लाना पड़ेगा जो सिल्वर की जगह ले सके वेपन इंडस्ट्री में, क्योंकि उतना सारा सिल्वर अगर उधर दे देंगे तो सिल्वर विंटेज बन जाएगा। सो सिल्वर विल स्टे, बट फिर वो सिर्फ ऑर्नामेंट्स और जो सिल्वर के जो बर्तन जो बेसिक हमारा हमेशा से चला आया है उसके लिए रहेगा। वेपन इंडस्ट्री के लिए कॉपर एक छुपा हुआ एक मेटल निकल के आएगा और जिसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो इट विल बी अ वंडरफुल आइडिया। ऑल्दो अभी कॉपर के लिए कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जैसे आए नहीं है मार्केट में उतने, वेरी फ्यू आर देयर, बट आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अब देश में थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात। यूपी में 2027 में इलेक्शंस होंगे, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं। सबसे पहले मैं वेस्ट बंगाल पे बात कर लेती हूँ। वेस्ट बंगाल को लेकर इलेक्शन क्योंकि नजदीक है और काफी जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। एसआईआर को लेकर ममता दीदी और पूरा बीजेपी के बीच में जो कुछ चल रहा है, कोर्ट तक बात पहुंची हुई है। आपको इस बार, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही 3 बार बन चुकी है लगातार सीएम, क्या वापस से आपको लगता है चौथी बार वो सीएम बनेंगे और एक नया एक रिकॉर्ड बना पाएंगी? नहीं, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खोऊंगी। मैं पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ममता बनर्जी का ये लास्ट इलेक्शन है और वो नहीं जीत पाएंगी। बीजेपी वेस्ट बंगाल में आएगा, बस एक ही एक कंडीशन है जिसमें वो जीत सकती है, वो है अगर वो ब्लैक मैजिक करवा लें। अगर वो मंत्र विद्या या ब्लैक मैजिक का सहारा ले लें तो नोबडी कैन डू एनीथिंग। बट अदरवाइज मुझे कहीं से कहीं तक भी, दूर तक भी वो जीतती हुई नजर नहीं आती हैं। और उसका मेन कारण ये है कि वो उनका जो शनि है वो हमेशा से उनको सपोर्ट करता है, उच्च का शनि है। तो जब शनि की महादशा आई तो उनको बहुत ऊंचा ले गई। लेकिन शनि हमेशा डिसिप्लिन चाहता है और शनि चाहता है, शनि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, शनि मासेस है, लोग है, जनता है। अगर जनता के साथ ही आपने गलत करना शुरू कर दिया तो शनि रुष्ट हो गए। जब शनि रुष्ट हो गए तो शनि अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे। एंड नाउ जब उनकी जो दशाएं चल रही है वो भी आखिरी छिद्र दशा चल रही है शनि की, शनि महादशा और लास्ट जो दशा होती है अंतरदशा वो चल रही है उसके अंदर। तो इस वजह से उनके चांसेस जीतने के बिल्कुल ब्लीक हैं, मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। इनफैक्ट शनि छटनी करते हैं, सो वो छटनी का समय है उनके लिए। और उन्होंने बहुत एक्चुअली उन्होंने जो डिसिप्लिन मांगता है ना शनि, उसको रूल्स को तोड़ा। शी बिकेम अ रूल ब्रेकर। शी डिड नॉट फॉलो पॉलिसीज। शी हैड बीन आपने देखा एसआईआर के चक्कर में अपने कागज वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स भी वो सही नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं, एंड शी स्टिल फाइटिंग फॉर दैट।
बट उनकी जनता उनसे रुष्ट है, मतलब शनि रुष्ट है। जब शनि रुष्ट है तो जीत का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जो भी इलेक्शन होंगे, जो भी जीते, बीजेपी जीतेगी। लेकिन जो हिंदू हैं वहां, या जो वायलेंस है, वो तो कैरी ऑन करेगा। इट विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहां पे शांति आने में अभी समय लगेगा। तो कभी ऐसा हो पाएगा कि वेस्ट बंगाल में जो कभी जिस चीज के लिए वेस्ट बंगाल जाना जाता था वो सारी चीजें रीस्टोर हो पाएंगे? वायलेंस तो नहीं था, वेस्ट बंगाल तो साहित्य, कला और इस चीज के लिए जाना जाता था। आज जो चीजें हमें नजर आती बिल्कुल। हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत है। इनफैक्ट जो बांग्ला भाषा है, दैट इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज, वी ऑलवेज सेड, सबसे मधुर भाषा है। और जितनी स्वीटनेस और जितना एक अरिस्टोक्रेसी और जितनी शांति, जितना नीश कैटेगरी वहां पे थी, वो सब कहीं ना कहीं अब अंधकार में चली गई है। और वहां रहने वाले जो लोग हैं वो इस चीज से बहुत परेशान हैं। ये डेफिनेटली वापस आएगा, बिकॉज हम अपनी जड़ों की तरफ मुड़ चुके हैं। वी आर, लाइक आई एम सेइंग, वी आर रीसेटिंग। हम अपने रूट्स की तरफ वापस मुड़ चुके हैं। वापस सब कुछ वहां जा रहा है जहां से शुरू हुआ था। क्योंकि प्रकृति जिस तरीके से चीजों को पलटती है, या जिस तरीके से चीजों को सेट करती है, नाउ दैट इज द टाइम। और जब भी रीसेटिंग होती है तो नुकसान भी होता है, ब्लड शेड्स भी होते हैं। किसी भी चीज की आप शेप बदलेंगे तो वहां उसको वो पेनफुल रहेगा। कुम्हार भी जब कोई शेप बदलता है तो इट इज वेरी पेनफुल। वो चीज बनने में मुश्किल होती है, समय लगता है। सो सेम वही चीज है, वापस से उस शेप को लाना, उसमें समय लगेगा। वेस्ट बंगाल, कोलकाता, दैट प्लेस will again become beautiful and sweet, but it will take time, many years. ऑफ कोर्स इतना इतने सालों से जो हालात बने हुए हैं उसको आप ऑल ऑफ अ सडन या चुटकी बजाकर तो बदला उसमें बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन हम अब उत्तर प्रदेश को लेकर बात करते हैं। 2027 में यूपी में भी असेंबली इलेक्शंस होंगे। योगी जी आएंगे वापस या फिर केंद्र की तरफ आ जाएंगे? वापस से सीएम बनेंगे तीसरी बार या फिर केंद्र में उनको जिम्मेदारी मिल जाएगी? देखिए, पहली बात, यूपी के जो इलेक्शंस हैं वो अभी काफी दूर हैं। मतलब वो 2027 में सम टाइम इन अप्रैल में होने वाले हैं। तो जब हम इलेक्शन के रिजल्ट की बात करते हैं तो हम दो चीजों पे बहुत निर्भर होते हैं। एक तो जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनकी कुंडलियां। सो अगेन, ममता जी हो या और कोई कैंडिडेट हो, सबकी कुंडलियां पब्लिक डोमेन से ली जाती हैं, मतलब इंटरनेट से ली जाती हैं। कितनी करेक्ट है कितनी नहीं, उनकी ऑथेंटिसिटी। दूसरा, जिस दिन इलेक्शन हो रहा है उस दिन का मुहूर्त, उस दिन का मुहूर्त क्या है, वो जो इलेक्शन का समय है और डेट है उसके हिसाब से तब का मुहूर्त देखा जाता है। तो ये दोनों चीजें मेरे पास होना बहुत जरूरी है। बट स्टिल अभी वो चीजें हमें क्लैरिफाई नहीं है, हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है। जैसे हमें मुहूर्त नहीं पता, डेट नहीं एग्जैक्ट पता। बट स्टिल इफ आई सी आदित्यनाथ जी की अराउंड कुंडली। इसी टाइम पे होंगी, फरवरी के आसपास ही इलेक्शंस होंगे यूपी में, फरवरी मार्च। अप्रैल तक तो ओके नतीजे ओके, आ जाएंगे। अच्छा, व्हाट आई हर्ड वाज अप्रैल में, सो ठीक है। हाँ मतलब तो नहीं, इसी टाइम पे होता है। ओके, तो अभी वो डेट तो नहीं हमारे पास है, लेकिन हाँ, योगी जी की कुंडली और अखिलेश जी की कुंडली, अगर मैं दोनों की कुंडलियों को देखूं, तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में उनकी शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है अभी। और इस समय जो उनकी दशाएं हैं वो काफी चैलेंजिंग हैं, काफी डिफिकल्ट दशाओं से वो गुजर रहे हैं। वेर एज ऑन द कॉन्ट्रेरी, अखिलेश यादव जी की जो दशाएं चल रही हैं वो काफी अच्छी चल रही हैं। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। और अभी उनकी साढ़े साती दूर दूर तक कहीं नहीं है। उनके जो उनका जो लगन है वो कन्या लगन है। और दशम भाव में चार ग्रह बैठे हुए हैं। और केतु सूर्य जहां पे एक साथ बैठते हैं तो कहीं पे वो ध्वज, यानी कि अपना झंडा गाड़ने की बात करते हैं। और शुक्र में, शुक्र के बाद शुक्र में सूर्य ही आने वाला है। सो दोनों की जो चाहे वो योगी जी हो चाहे अखिलेश यादव हो, कहीं ना कहीं दोनों अपने अपने एंड पे स्ट्रांग हैं। योगी जी का समय ठीक नहीं है, लेकिन उनके साथ पब्लिक बहुत ज्यादा है, उनको एक पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है। और वहीं अखिलेश जी को शायद पब्लिक सपोर्ट उतना नहीं है, बिकॉज ऑफ जो भी परिवारवाद में वो थे उसके कारण। लेकिन उनकी टाइम बहुत अच्छा आ गया है। और साथ में उनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव, वो भी उनको सपोर्ट करती हैं और वो उनके कुंडली का शुक्र हैं।
सो शुक्र की महादशा और उनकी पत्नी का सपोर्ट होना, सो कहीं ना कहीं वो उनको काफी स्ट्रेंथ दे रहा है, बहुत स्ट्रांग बना रहा है। हैविंग सेड दैट, स्टिल आई विल से दोनों टक्कर के रहेंगे और दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, ऐसा मुझे लगता है। देयर विल बी अ थर्ड फेज, एक अलग फेस आएगा, तीसरा फेस होगा, दैट कुड बी अ विमेन। मतलब यूपी में बीजेपी इलेक्शन जीतेगी, लेकिन फेस कोई और होगा, ये आप बोल रहे हैं या जी, फिर? जी, जी, जी। जी, 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 बिल्कुल यही बोल रही हूँ। बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन फेस कोई और होगा। और एक और चीज़ है, अखिलेश यादव जी जीत सकते हैं, 2 अगर वो 2 चीज़ें करें। एक तो वो किसी के साथ अलायंस करें या एसोसिएट हों, गठबंधन जैसा करें, और दूसरा जो कैंपेनिंग है वो उनकी पत्नी करें, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं बोलती हूँ ये समय उनका जो पिछला समय था, पिछले 2 ढाई साल जो बहुत खराब गए, उसके कंपैरिजन में नाउ हिज टाइम हैज़ कम वेरी वेल। लेकिन ये जो शुक्र है, ये सिर्फ एक अच्छा नहीं है उनकी कुंडली में, 2 ग्रहों के मालिक होते हैं, तो शुक्र मार्केश भी बनता है। सो जहां शुक्र उनको लग्जरी और हर तरीके का सुख सब देगा, लेकिन सत्ता सुख मिलना जरा मुश्किल लगता है। इट्स टफ, नॉट वेरी तो इजी। फिर योगी जी क्या केंद्र में आ जाएंगे? कुछ बड़ी जिम्मेदारी उनको केंद्र में मिल जाएगी? जी बिल्कुल, योगी जी का मूवमेंट मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ लगता है, क्योंकि साढ़े साथी जाते जाते कुछ ना कुछ अच्छा ही देके जाती है, प्लस उनका जो पब्लिक सपोर्ट, प्लस उनके जो जिस तरीके से के वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से वो जापान गए हैं। अगर आप हिस्ट्री जानती हो, तो जापान से बहुत सारे लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे मोदी जी हों, और अब योगी जी, सबने वहां से अपना करियर, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आने का जो है अपना ऊंचा एक पदवी, वहां से स्टार्ट किया है। सो योगी जी जस्ट वेंट टू जापान, वी ऑल नो। सो कहीं ना कहीं आई कैन कनेक्ट दैट विद द कार्मिक कनेक्शन। तो लग रहा है वो प्रेसिडेंट पीएम बनने के लिए मैं भी एक बार चली जाती हूँ जापान, अगर ऐसा ही कुछ है तो, जापान के साथ। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। नहीं, खैर, आपको हाँ। पब्लिक सपोर्ट भी होना चाहिए, देखिए आपका शनि कितना स्ट्रांग है देखना पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, ऐतिहासिक है ये। एक बार और बनेंगे, कब तक चलेगा? मोदी जी कब रिटायर होंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी जी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, योगी जी पीएम बन जाएंगे। अ, क्या आपको नजर आता है? या फिर अमित शाह जी कोई भूमिका निभाएंगे? कैसे आपको लगता है ये पूरी इक्वेशन? नहीं, अमित शाह जी का चेहरा मुझे नहीं दिखता, अमित शाह जी की कुंडली के हिसाब से नहीं। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सिर्फ उनकी कुंडली अच्छी है, सब बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी की कमी है। वेराज योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। एस जयशंकर। हाँ जी, एस एस जयशंकर। जयशंकर जी। सो हाँ जी, सो ये तीनों की जो कुंडलियां हैं, और वो मुझे बोलती हैं कि ये 3 चेहरे मुझे नजर आते हैं। लेकिन मोदी जी अपनी स्वेच्छा से, जैसा मैंने पहले भी बोला है, मिड, क्योंकि इनका ये बहुत चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है, तो जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, कि मेरी मेरी इंटरनल पार्टी और पीपल हुम आई ट्रस्टेड आर, वो मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं या मेरी एक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी इज वेरी स्ट्रांग, बट वो कहीं ना कहीं उन चीजों से थोड़ा हर्ट भी हो रहे हैं इंटरनली। सो अपनी स्वेच्छा से ही इज गोइंग टू चेंज हिज स्ट्रेटेजी, बिकॉज ही इज अ स्ट्रेटेजी मेकर। वो आपदा में से अवसर निकालते नहीं है, वो आपदा में अवसर बना लेते हैं, वो अवसर खुद क्रिएट कर लेते हैं। सो सिचुएशन व्हाट आई सी एज पर हिज चार्ट इज दैट ही इज रिटायरिंग, और ही इज वो अपने पद से नीचे जा रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ वो पद में एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन, आई थिंक 2024 से आई एम सेइंग दिस, वो ऊपर ही जाएंगे। सो व्हाट आई सी इज कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे, और कहीं ना कहीं बैक एंड पे ही विल बी द वन हु विल टेक केयर ऑफ द कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटजी ऑफ द कंट्री। और योगी जी या फिर जयशंकर जी प्राइम मिनिस्टर की पदवी पे मुझे नजर आते हैं। कोई नया चेहरा आ जाए तो बात अलग है, बट अपार्ट फ्रॉम जहां तक मैंने कुंडलियां देखी हैं, जो जो चेहरे मुझे लगते हैं, उनमें ये 2 चेहरे मुझे नजर आते हैं बहुत स्ट्रांगली।
अच्छा, अंत में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं और तारिक रहमान आए हैं, उन्होंने बांग्लादेश फर्स्ट और बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन वहां पर जो हिंदुओं की स्थिति है वो सभी हम जानते हैं। क्या तारिक रहमान की पॉलिसी से कुछ हिंदुओं की स्थिति में बदलाव आएगा, कुछ उनको सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि वो सुरक्षा और सबको लेकर काफी बातचीत तो कर रहे हैं। नहीं देखिए, जो कुछ भी हो रहा है, मैंने फिर से बोलूंगी, जैसा दिख रहा है वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि नेपच्यून और सैटर्न जो साथ में होते हैं तो वो कुछ छिपे हुए एक्शंस होते हैं जो थोड़े समय बाद सामने आते हैं फोर फ्रंट पे। सो आपको जैसा दिख रहा है या मुझे जैसा दिख रहा है या दुनिया को जैसा दिख रहा है, एक्चुअली वैसा हो नहीं रहा है। जहां तक हिंदुओं की बात है बांग्लादेश में, अभी मुझे उनके लिए बहुत जल्दी में, नियर फ्यूचर में तो कोई रिस्पाइट नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगेन आई विल से कि मिड 2027 के बाद या फिर जून जो आ रहा है अभी, उसके बाद आप कह सकती हैं कि कुछ इस तरीके की पॉलिसीज बनेंगी, शायद उन्हें 1% 5% ऐसा कुछ रिस्पाइट दिखे, लेकिन अभी फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स नो रिस्पाइट। हाँ, बिल्कुल, ये आपने काफ़ी अहम बात कही, क्योंकि बांग्लादेश में जो एक ज़हर जड़ों में घुल चुका है, वो तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। बांग्लादेश हो या फिर हमारा खुद का वेस्ट बंगाल, हालात एक ही जैसे हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों जगहों में। रीना जी, आपने इतने सारे सवालों पे इतनी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस आपने आज बताई हैं, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इस तरह चर्चा में बैठकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दैट फेथ इन मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। नमस्कार।